नमस्कार दोस्तों। जीवन की भागदौड़ में हम पैसा कमाने में इतने व्यस्त रहते हैं, इतनी भागदौड़ करते हैं, इतनी मशक्क़त करते हैं कि हम पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे को करना क्या है शायद ये हमें नहीं पता। और इसके कई कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण तो ये है कि हमें नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, या दूसरा कारण ये है कि कहीं भी इसकी शिक्षा भी नहीं दी जाती। तो आज मैं आपको 11 आसान तरीके बताऊंगा, 11 आसान नियम बताऊंगा, जिससे कि न केवल आपका पैसा जो आपने इतनी मेहनत से कमाया है वो ग्रो होता रहे, बल्कि ये कि मुसीबत के समय आपको कभी किसी का मुंह ना ताकना पड़े। इन 11 नियमों को आप उसी तरह याद कर लीजिए जैसे हम इस चीज़ को याद रखते हैं कि जब बुखार होना है तो पैरासीटामोल ली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। तो पहला जो इसमें नियम आता है फाइनेंशियल प्लानिंग में वो है 50-20-30 रूल। इसका सिंपल साधारण भाषा में मतलब ये है कि 50% जो भी आपका मंथली टेक होम है टैक्स के बाद, वो आपकी ज़रूरतों पर खर्च हो, जैसे कि रेंट, ग्रोसरी, यूटिलिटी या ज़रूरी बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल। 20% पैसा आपकी सेविंग होनी चाहिए हर महीने। यहाँ अपने को थोड़ा डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले जब भी आपकी सैलरी आती है, जबकि आपकी इनकम होती है, पहला 20% आप अपना सेविंग में डाल दीजिए और उसके बाद आप 50% नीड्स पे खर्च कीजिए और बाकी 30% वांट्स के ऊपर। वांट्स मतलब आपकी चाहतों के ऊपर, जिसमें आपका एंटरटेनमेंट हो गया, बाहर खाना, लाइफस्टाइल स्पेंडिंग, कहीं बाहर घूम के आना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इससे एक आपका बेसिक डिसिप्लिन भी बना रहेगा और आपकी सेविंग भी होती रहेगी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है वो है 3x रूल। हमने अक्सर देखा है कि जब भी हम अपना घर खरीदते हैं तो उसके बाद हम फाइनेंशियली बहुत टाइट हो जाते हैं। शायद इसकी रीज़न ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने अपनी इनकम का कितना गुना हमने अपने घर पे लगाना है। तो ये एक सिंपल सा रूल है। इसमें क्या है कि जो भी आपकी पोस्ट टैक्स कटने के बाद जो भी आपकी सालाना इनकम है उसका 3 गुने तक ही आप अपना घर लीजिए। यानी कि अगर आपकी एनुअल इनकम 25 लाख रुपए है तो आपके घर की अधिकतम कीमत 75 लाख रुपए होनी चाहिए। इससे ज़्यादा का कभी भी आप घर ना खरीदें, क्योंकि इससे ये रहेगा कि आप अपना जो फाइनेंशियल फ्यूचर है उसको आप रिस्क पे डाल देंगे, क्योंकि आपको ब्याज के रूप में बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। तो इस चीज़ के अंदर अपने को डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत है। 3x इंटू योर एनुअल इनकम, दैट शुड बी द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ योर हाउस। तीसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल है 6x रूल। जनरली हमने देखा, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है कि कभी ना कभी कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कभी कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाती हैं, कभी आजकल आपने देखा होगा जॉब लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस समय हमें किसी का मुंह ना ताकना पड़े, हमें किसी की ओर ना देखना पड़े। तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि अपना सेफ्टी नेट बिल्ड कीजिए। और सेफ्टी नेट क्या होता है कि आपका जो भी मंथली एक्सपेंस है उसका 6 गुने ज़्यादा, यानी कि अगर आपका 20,000 रुपये का मंथली एक्सपेंस है तो 1,20,000 रुपये वो आपके पास 24/7 आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए। और इसका बेस्ट तरीका रहता है कि आप उसको अपने सेविंग अकाउंट में रखिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट में राशि जो है आप उसको कभी भी 24/7 निकलवा सकते हैं अगर आपने नेट बैंकिंग वगैरह ले रखी है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। कई बार हमें लगता है कि इस पैसे के ऊपर हमें उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, कई बार हमें लगता है ये पैसा मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता। लेकिन एक बात सोचिए कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आने ही हैं, प्रॉब्लम्स आने ही हैं, इमरजेंसी आ ही सकती है। तो अगर हमारे पास ये पैसा होगा तो हमें कभी भी अर्जेंसी में किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, हमें किसी की ओर नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अपने 30 साल के फाइनेंशियल करियर में देखा है कि भगवान ना करे जब कोई आ, इस तरह की वो आती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है आकस्मिक, तो मैंने देखा उसका परिवार एक तरह से रोड पे आ जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि हम शायद भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब होता है तो बंदा तो रहता नहीं है, लेकिन उसका परिवार बहुत ज़्यादा आर्थिक जो है ना परेशानी में आ जाता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है कि आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। और वो इंश्योरेंस आपकी कितनी होनी चाहिए? जितना भी आपकी एनुअल इनकम है उसका 20 गुने मिनिमम आपका लाइफ कवर होना चाहिए। अब जैसे कि आपका 10 लाख रुपए की आपकी एनुअल इनकम है तो आपके पास 2 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ कवर होना चाहिए। इंश्योरेंस में क्या एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जब हम कहीं भी जाते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए तो हमें प्योर लाइफ इंश्योरेंस कोई पिच नहीं करता। कोई भी एजेंट हमें वो नहीं कहता लेने को, कि वो हमेशा हमें यूलिप लेने को बोलेंगे, कुछ और लेने को बोलेंगे, प्योर लाइफ नहीं बोलेंगे। क्योंकि
प्योर लाइफ में प्रीमियम बहुत कम होता है, तो उसमें उनको इतना कमीशन नहीं बनता है। लेकिन जो हमें इंश्योरेंस की नीड्स हैं वो करने के लिए हमें प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही चाहिए। तो अगर आप 2 करोड़ का इंश्योरेंस देते हैं, इसका कोई कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। पहली बात तो इसको आप इन्वेस्टमेंट की तरह ना लीजिए कभी भी। इंश्योरेंस अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। आजकल मोस्टली जो पॉलिसीज आती हैं वो इसको इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। तो अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट मानेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के तो और बहुत तरीके हैं। तो इसको इट्स ए शील्ड फॉर योर फैमिली, ये चीज़ अपने को बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास अभी इमीडिएटली, माना आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है, आपके पास 2 करोड़ रुपए लेने का, टर्म इंश्योरेंस देने का प्रीमियम आप नहीं दे पाएंगे। तो इसका कीजिए, शुरू में आप कम ले लीजिए, 20 लाख 50 लाख, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पास पैसा ज़्यादा थोड़ा सेव होता है तो आप इसको बढ़ाते चले जाइए। बट you should ensure that you should endeavor to reach 20 times of your annual income. That should be the minimum life cover, and it should be in form of term life insurance. दोस्तों, एक सवाल और बहुत बड़ा खड़ा होता है कि रिटायरमेंट के टाइम आपको कितना पैसा चाहिए। इसके विषय में अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग वो है, लेकिन एक जो थंब रूल जाता है वो है कि आपका जो भी एनुअल एक्सपेंस है उसका 25 गुना आपका जो है ना पैसा आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी से एनुअल एक्सपेंस 10 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए महीना है, तो आपके पास मिनिमम 2.5 करोड़ रुपए का जो कॉर्पस होना चाहिए। इससे इससे ये इंश्योर करेंगे आप कि जो आप लाइफस्टाइल जॉब में रहते हुए जीते हैं, आप रिटायरमेंट के बाद भी वही लाइफस्टाइल जिएंगे। एक इसमें सिंपल सा इसका, एक इसको आप 2.5 करोड़ बनेगा कैसे, इसका सिंपल सा तरीका ये है, स्टार्ट अर्ली, अपना कॉर्पस ग्रो करो। और जो 4% जो है सेफ विड्रॉल रेट माना जाता है, कि जो भी आपका कॉर्पस है, नॉर्मली आप 4% से ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं साल में। तो आप जब 4% विड्रॉ करेंगे तो ये बात बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगी कि आपके जीते जी जो है ना, आप ये आपने इस कॉर्पस से आपका जो है उसी तरह गुजारा होता रहेगा, उसी लाइफस्टाइल के साथ, जिस लाइफस्टाइल के साथ कि आपने जॉब की है। दोस्तों, छठा रूल ये है कि आजकल हम देखते हैं कि हमने होम लोन लिया होता है, कार लोन लिया होता है, पर्सनल लोन लिए होते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड की भी ईएमआई चल रही होती है। तो इसका एक गोल्डन रूल ये है कि हमारी जितनी भी ईएमआई जा रही हैं कंबाइंड होके, वो आपकी टोटल जो एनुअल इनकम है टैक्स के बाद, उसका 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि इसको आप मंथली भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आपकी 1 लाख रुपए टैक्स कटने के बाद आपको हर महीने आते हैं, तो जितनी भी ईएमआई हैं, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन मिला के, ये 40,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये 40,000 से ज़्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब आप बहुत सीरियस डेट ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। और उसका दूसरा इम्पैक्ट यह आएगा कि आप अपनी सेविंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 50% तो आपके एक्सपेंस हो ही जाएंगे। अगर 40% ईएमआई पे जा रहा है तो आपके पास सेविंग करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, आपके पास अपनी वांट्स के लिए कुछ नहीं बचेगा, घूमने फिरने के लिए। तो ज़िंदगी एक बोझ सी बननी चली जाएगी। तो जैसा कि इस स्लाइड पे भी दिखाया गया है कि ये जो जंजीरें हैं ईएमआई की, ये इतनी मजबूत ना हो, 40% तक ही जब रहती हैं तो हम वित्तीय प्रबंधन ठीक से कर पाते हैं। तो इस नियम को हमको बहुत ही ज़्यादा मतलब रिगरसली इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। दोस्तों, महंगाई वो दीमक होता है जो कि आपकी जो करंट सेविंग है उसको लगातार खाए जाता है। अब हमें ये पता करना है कि आज मेरे पास कुछ पैसा है, जितना भी पैसा है वो कितने साल में आधा रह जाएगा, उसकी मनी वैल्यू आधी रह जाएगी इन्फ्लेशन के चलते। तो इसका एक बिल्कुल सिंपल नियम है, रूल ऑफ 70 से बोलते हैं। यदि आज इन्फ्लेशन की दर जो है लेट अस से 10% है, हालांकि 10% नहीं है, आजकल 6-7% तक की मैक्सिमम होती है। तो इसका अगर 10% हम मान के चलें तो इसका 70 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 7 साल, यानी कि आज अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो 7 साल के बाद उसकी मनी वैल्यू जो है वो 50 लाख रह जाएगी। यदि इन्फ्लेशन की रेट जो है 7% है तो 10 साल में आपका जो 1 करोड़ रुपया है वो 50 लाख के बराबर ही रह जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल है, इस इन्फ्लेशन को हमें जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कुछ करना है, अपने को ये ध्यान रखना है कि वो इन्फ्लेशन को बीट करे, जब भी आप रियल वैल्यू में आप अपने पैसे को ग्रो करेंगे। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये आपको ये एक इंडिकेशन देता है, बेंचमार्क देता है कि आप जो सेविंग कर रहे हैं वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएं कि वो आपके इन्फ्लेशन रेट को बीट करे। दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने ये चर्चा की थी कि हमारा पैसा आधा कितने साल के बाद रह जाएगा, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होता है।
अब इसमें बिल्कुल उसका इस स्लाइड में बिल्कुल उल्टा करने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि हमारा पैसा कितने टाइम में डबल होगा। तो इसमें इसका एक सिंपल सा नियम ये है कि जो भी हमारे पास जो पैसा है उसकी जो रिटर्न आ रही है, उसके ऊपर जो भी उसका ब्याज आ रहा है या जो भी उसकी एनुअल रिटर्न्स आ रहे हैं, अगर हम उसको 72 से डिवाइड करते हैं तो उतने साल में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा 8% का रिटर्न आ रहा है तो हमारा पैसा 9 साल में डबल होगा। अगर 12% रिटर्न आ रहा है तो हमारा 6 साल में डबल होगा। एफडी में जैसे 6% का रेट होता है तो वो 12 साल में डबल होता है। यदि हम म्यूचुअल फंड वगैरह में डालते हैं थ्रू सिप्स वगैरह, ये तो जनरली ये माना जाता है और हिस्टोरिकल एवरेजेस भी हैं कि 12% का रिटर्न उसमें आ जाता है, तो वो पैसा अपना 6 साल में डबल हो जाता है। तो इससे अपने को हम इसका इस रूल का आपको इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप समय समय पर जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं आप उसको असेस कर सकते हैं कि किस रेट के ऊपर आपको वो रिटर्न दे रहा है, ताकि आप जहाँ कम रेट मिल रहा है वहाँ से जो ज़्यादा रेट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में शिफ्ट करते रहें। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक इसमें 8वां वंडर है आजकल के समय में, जिसे कहते हैं द कंपाउंडिंग इफेक्ट। यानी कि पैसा जब पड़ा रहता है तो वो जिस ढंग से उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट लग के ग्रो होता है, इट इज़ कॉल्ड द 8th वंडर फाइनेंशियल टर्म्स में। आप इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। यानी कि यदि आपने एक सिप लगाई हुई है 10,000 रुपये महीना की और 30 साल तक रहती है, और हम ये मान के चलते हैं कि उस पर 12% का उस पर हमको रिटर्न आ रहा है, तो उसका 30 साल के बाद जो आपका कॉर्पस ग्रो होगा वो 3,42,00,000 रुपए का होगा। लेकिन यदि इस सिप को सिर्फ हम 10% बढ़ाते रहें हर साल, तो ये कॉर्पस जाके आपका 8.84 लाख हो जाएगा, 8.84 करोड़ हो जाएगा। तो आप देखिए कि सिर्फ 10% बढ़ाने से सिर्फ हर साल आपका 2.5 गुने ज़्यादा वेल्थ आपको मिलती है। तो सेम हैबिट है, बस थोड़ा सा अगर आप उसमें बढ़ा रहे हैं 10% और वो कंपाउंडिंग वाला वंडर जो उसके ऊपर काम कर रहा है, तो आप देखिए कि आपकी रिटर्न 2.5 गुने बढ़ रही है। तो ये इस चीज़ को आप ख्याल रखिए, जब भी आप अपना सिप लगाते हैं हमेशा अपने को ये ख्याल रखना है कि हर साल उसको 10% बढ़ाते रहें। दोस्तों, आजकल एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि मेरा कितना पैसा इक्विटी में होना चाहिए, कितना पैसा मेरा नॉन इक्विटी यानी कि आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, एफडी में, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इसमें एक गोल्डन रूल ये बनता है कि आपका जितना भी 100 में से आपकी जो आज करंट एज है उसको निकाल दीजिए, जो बचता है उतना पैसा आपका इक्विटी में होना चाहिए। यानी कि अगर आज आपकी एज 25 साल है तो आपका 75% पैसा इक्विटी में होना चाहिए और 25% डेट में होना चाहिए। और यदि आपकी उम्र 40 साल है तो 60% इक्विटी में, 40% डेट में। अगर 60 है तो 40% इक्विटी में और 60% डेट में। और 65-70 तक आते आते आपको सारा पैसा डेट में डाल लेना चाहिए, क्योंकि यंग एज में क्या होता है, आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और आपके पास बहुत सारे साल पड़े होते हैं जिसके अंदर कि आपका पैसा ग्रो होएगा। जनरली क्या होता है कि जो इक्विटी की रिटर्न्स हैं वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती हैं, लीनियर नहीं होती हैं, हमेशा जिगजैग रहता है। किसी साल ज़्यादा आ जाती हैं, किसी साल नहीं आती हैं, कभी 20% भी आ जाती हैं, कभी 2% भी रहती है, कभी माइनस भी हो जाती हैं। तो लेकिन अगर आपका पैसा लगातार पड़ा रहेगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो जो उसका रबिंग इफेक्ट हो जाएगा और वो उससे क्या होगा, इवन आउट हो जाएंगी जो आपके हाई और लो है। तो इस कारण हमेशा यंग एज में आपको इक्विटी पे ज़्यादा डालना चाहिए और जो जो आपकी उम्र बढ़ती है आपको वो पैसा इक्विटी से डेट में आपको शिफ्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि उस समय पे स्टेबिलिटी और कैपिटल प्रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, एक अंतिम नियम है कि क्या मैं अमीर हो गया हूँ, क्या मैंने इतना पैसा बचा लिया है कि मैं अमीर की कैटेगरी में आता हूँ, मैं समृद्ध की कैटेगरी में आता हूँ। तो अक्सर इसका पता नहीं चलता, क्योंकि यदि आज हमारे पास कोई 10 लाख की कार है तो हम सामने 50 लाख वाले की कार को देखते हैं तो हमें लगता है नहीं यार मैं तो बहुत पीछे रह गया। यदि हमारा फ्लैट है तो हम देखते हैं उस बंदे ने डुप्लेक्स लिया हुआ है, उस बंदे ने पेंट हाउस लिया हुआ है। तो इसका एक रिलेटिव टर्म्स में हमें ऐसा लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा नहीं कमाया, और उससे क्या होता है कि फिर हमें एक थोड़ी सी एक फ्रस्ट्रेशन सी आनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन आनी शुरू हो जाती है। ये एक मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ जिससे आपको ये लगेगा, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप रिचनेस इंडेक्स में कहाँ पे है। यदि आपकी ग्रोस एनुअल इनकम जो भी है, लेट अस से आपकी ग्रोस एनुअल इनकम 20 लाख रुपए है और आपकी एज 40 ईयर्स के हैं आप अभी, तो इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 80 लाख रुपए। तो यदि आपके पास नेटवर्थ 80 लाख रुपए में हो चुकी है अब तक, और नेटवर्थ में सब कुछ आ जाता है,
यानी कि आपके रियल एस्टेट, आपका गोल्ड, आपका लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सब मिला के यदि वो 80 लाख से ऊपर है तो, और आपने ये 80 लाख का जो बेंचमार्क है इसको बीट कर दिया है, तो हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस, आप समृद्धि की श्रेणी में आते हैं, आप रिच की श्रेणी में आते हैं। हालांकि ये एक बेंचमार्क है, ये कोई सीलिंग नहीं है। हमेशा एक जितना आप उसको पैसे को और ज़्यादा ग्रो करते रहेंगे उतना ही आपका ओल्ड एज में वो आपको बेनिफिट करेगा, आपको आपके लिए अच्छा रहेगा, आप अपना लाइफस्टाइल को और अच्छे से जी पाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस फार्मूले से आपको कम से कम ये रहता है कि आपने जो कुछ अभी तक आपने मेहनत की है, जिस भी आप उम्र के पड़ाव पे हैं, जितनी मेहनत की है उसने इट हैज़ बोर फ्रूट, और आपको ये लगेगा कि हाँ, जो मैंने मेहनत की है वो राइट डायरेक्शन में की है और मेरे को आगे, और इससे आपको और ज़्यादा कमाने की प्रेरणा मिलेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बेंचमार्क है। हमें हमें समय समय पे अपने आप को असेस करता रहना चाहिए कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को रिच कहलाने की कैटेगरी में आ गया हूँ या नहीं। तो दोस्तों, ये 11 नियम ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल रूल्स मैंने आपको बताए हैं। जनरली हम ये मानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम उसको कभी बैंक वालों पे छोड़ देते हैं या कभी हम उसको अपने रिलेशनशिप मैनेजर पे छोड़ देते हैं। और 90% केस में तो मैंने पाया कि हम अपने कोलीग्स के ऊपर, के मेरा कोलीग ने इंश्योरेंस कर ली मैं भी कर देता हूँ, मेरे कोलीग ने शिफ्ट कर दिया मैं भी कर देता हूँ। जबकि हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का जो है लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हर किसी की फैमिली जो है ना वो डिसेंट जो है वो डिफरेंट है, हर किसी की स्पेंडिंग हैबिट्स डिफरेंट है, हर किसी का रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है। तो ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। लेकिन आप अगर इन 11 फार्मूला, जो 11 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, फिर इसको इसको याद कर लीजिए। जैसा मैंने इस प्रेजेंटेशन के शुरू में आपको बोला था मैंने कि आपको इसको ऐसे ही याद रखना है जैसे हमें ये पता होता है कि बीमार होने पर, बुखार आने पर हमें पैरासीटामोल लेनी है। तो अगर आप इन 11 फार्मूले को ख्याल रखेंगे तो, और क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ नहीं है, सिर्फ एक डिसिप्लिन है। राइट ट्रैक के ऊपर अगर आप चलते रहेंगे, राइट ओरिएंटेशन रहेगा और डिसिप्लिन से चलेंगे, तो कोई कारण नहीं है, चाहे आप इनकम के किसी भी उस पे हैं, पड़ाव पे हैं, किसी भी स्टेज पे हैं, you will continue to grow rich, you will continue to reduce your debts, and you will continue to better your life. So all the best, keep tracking your financial investments like you're tracking your health. All the best, good day. और यदि आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी इसमें आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो कृपया कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका स्पष्टीकरण देने की चेष्टा करूँगा। थैंक यू।